Hello students, welcome to all of you on the platform of Humanity Hub. This is me Jitika Jha, your Humanity faculty. हमारे YouTube चैनल पे क्लास 12th के लिए एक बैच स्टार्ट किया गया है, आप सभी को पता होगा। अभी तक उसमें हिस्ट्री की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है। अभी तक हमने हिस्ट्री का चैप्टर 1 इसमें पढ़ा है और आज हिस्ट्री के चैप्टर 2 की पार्ट 2 की वीडियो अपलोड हम करेंगे। इससे पहले हमने चैप्टर 2 के पार्ट 1 की वीडियो अपलोड कर दी थी और आज पार्ट 2 की क्लास है। तो बिना टाइम वेस्ट किए आइए हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। इससे पहले की वीडियो में हमने जो पढ़ा था चैप्टर 2 जो हमारा है जिसका नाम है राजा, किसान और नगर, इसमें जो जो टॉपिक हमने पढ़े थे एक बार हम वो देख लेते हैं, थोड़ा सा उसका इंट्रो। सबसे पहले हमने इसका परिचय देखा था, क्योंकि राजा, किसान और नगर डायरेक्ट टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हमें थोड़ा सा इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखना ज़रूरी है। सबसे पहले हमने इसका परिचय देखा था, टाइमलाइन देखी थी कि हड़प्पा सभ्यता का क्या टाइमलाइन है, फिर वैदिक सभ्यता, उसके बाद कौन कौन से वंश आए। ठीक है, राजा, किसान और नगर में बेसिकली जहाँ बात होती है राजा की, तो भारत में राजतंत्र की जो शुरुआत है वो उत्तर भारत में मगध वाले रीजन से मानी जाती है। और सबसे ज़्यादा या कह ले सबसे पहले अगर किसी राजवंश का उदय हुआ तो उत्तर भारत में मगध वाले रीजन में, उत्तर भारत के मगध वाले रीजन में हुआ था। ठीक है, उसमें सबसे पहले हर्यंक वंश आता है, नाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश। उसके बाद नंद वंश की हमने बात की थी, नंद वंश के संस्थापक कौन थे, अंतिम शासक कौन थे, ये सारी चीज़ें। उसके बाद हमने ये जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ा था वो ये था कि वैदिक सभ्यता के बारे में हमने चीज़ें पढ़ी थी। ठीक है, वैदिक सभ्यता में क्या क्या विशेषताएँ थी, क्या क्या उसका टाइमलाइन था। फिर नेक्स्ट हमने पढ़ा था प्रिंसेप और प्रियदर्शी, जो कि सम्राट अशोक से रिलेटेड था। प्रिंसेप और प्रियदर्शी ये वाला टॉपिक हमने पढ़ा था। नेक्स्ट हमने जो पढ़ा था वो ये था कि अभिलेख क्या होते हैं, और उसके बाद प्रारंभिक राज्य कौन कौन से थे। ठीक है, अगर आप ये मैप देखेंगे इंडिया का तो यहाँ पे आपको ये पता चलेगा कि यहाँ पे 16 महाजनपद की बात की गई है। आज जिस तरीके से हमारा भारतवर्ष 28 राज्यों में, 28 स्टेट्स में और यूनियन टेरिटरीज़ में बटा हुआ है, तो पहले के टाइम पे कोई यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश, राज्य, ये सारा कॉन्सेप्ट नहीं था। पहले के टाइम पे पूरा भारतवर्ष सिर्फ 16 महाजनपदों में बटा हुआ था। ठीक है, उसके बाद 6ठी शताब्दी का एक महत्वपूर्ण काल क्यों माना जाता है, ये सारी चीज़ें ये अभी मैं डिटेल में इसलिए नहीं बता रही हूँ क्योंकि इससे पहले की क्लास में हमने ये सारे टॉपिक डिटेल में कवर किए थे। ठीक है, उसके बाद हमने महाजनपद का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, कितने महाजनपद हैं। बेसिकली महाजनपद तो टोटल 16 हैं, लेकिन उनमें से जो सबसे मेन इम्पॉर्टेंट है वो थे वज्जी, मगध, कौशल, कुरु, पांचाल, गांधार, अवंती। ये 7 महाजनपद जो थे ये सबसे महत्वपूर्ण माने जाते हैं टोटल 16 महाजनपद में से। ठीक है, उसके बाद 16 महाजनपदों में जो सबसे पहला था, ये कह ले सबसे इम्पॉर्टेंट माना जाता है, वो था मगध। हमने मगध के बारे में पढ़ा था। उसके बाद लास्ट जो हमने टॉपिक करा था आरंभिक साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ा था। देखो, मगध एम्पायर की अगर आप बात करते हो, अगर आप मगध एम्पायर की हिस्ट्री पढ़ते हो तो उसमें हर्यंक वंश आता है। ठीक है, उसमें एक आता है हर्यंक वंश, फिर आता है शिशुनाग वंश, हर्यंक वंश, शिशुनाग वंश, फिर आता है नंद वंश और फिर आता है मौर्य वंश। लेकिन उत्तर भारत के इतिहास में जिस वंश ने सबसे ज़्यादा अपना प्रभाव छोड़ा था वो था मौर्य वंश। ठीक है, तो इसलिए हमने मौर्य साम्राज्य के बारे में ज़्यादा डिटेल से पढ़ा है। हाँ, क्लास 12th के बाद जब आप अपनी कॉलेज लाइफ में जाते हैं, आप हिस्ट्री में ऑनर्स करते हैं, तब आप हर एक वंश को, हर चीज़ को आप डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन अभी आपको क्लास 12th में सिर्फ अपने बोर्ड एग्ज़ाम पर आपको फोकस करना है, तो अभी आप सिर्फ मौर्य वंश पे फोकस करें। ज़्यादा से ज़्यादा आप थोड़ा सा नंद वंश का बैकग्राउंड देख ले। क्यों? क्योंकि नंद वंश को ख़त्म कर ही नंद वंश के राज्य जितने भी शासक थे उनको अपदस्थ करके ही मौर्य वंश की स्थापना हुई थी। ठीक है, तो इसलिए नंद वंश थोड़ा सा आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। उसके बाद ये पढ़ा था मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी हमें कहाँ कहाँ से मिली। एक तो पुरातात्विक प्रमाण, फिर मेगस्थ, इंडिका सबसे इम्पॉर्टेंट सोर्स माना जाता है। उसके बाद मूर्तिकला, जैन बौद्ध धर्म, कौटिल्य का अर्थशास्त्र। कौटिल्य वही जिनको हम चाणक्य भी कहते हैं, जिनको हम विष्णुगुप्त भी कहते हैं। तो कहीं पे भी अगर ये अलग अलग नाम आते हैं तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये तीनों नाम एक ही हैं, कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त।
उसके बाद राजदूतों द्वारा लिखा गया विवरण, पत्थरों पर उत्कीर्ण अभिलेख, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। और आज जो हमारे चैप्टर 2 की, आज बेसिकली जो चैप्टर 2 के पार्ट 2 की क्लास है, चैप्टर 2 पार्ट 2 की जो क्लास है, इसमें जो हम टॉपिक करेंगे वो अब आप देख लीजिए। सबसे पहले बात करते हैं साम्राज्य का शासन। मौर्य साम्राज्य में, अगर मौर्य साम्राज्य इतना बड़ा था तो उसका शासन कैसे चलता था। सबसे पहले सवाल आता है कि क्या वहाँ पर राजतंत्र था। मौर्य साम्राज्य में क्या राजतंत्र था या फिर गणतंत्र था, क्योंकि बहुत सारे 16 महाजनपदों में बहुत सारे जनपद ऐसे थे जो गणतंत्र भी थे। ठीक है, गणतंत्र यानी एक तो है क्या वहाँ पे राजतंत्र था, फिर क्या वहाँ पे गणतंत्र था, और क्या वहाँ पर लोकतंत्र था। तो मौर्य साम्राज्य में बेसिकली शासन, साम्राज्य कह लें या शासन कह लें, उसका स्वरूप क्या था। देखो, लोकतंत्र तो आप कह लो एक तरीके से था भी और नहीं भी था, उतना ज़्यादा विस्तारित रूप से नहीं था। सबसे पहले वहाँ पे राजनीतिक केंद्र प्रमुख थे। ठीक है, अब अगर आप भारतीय इतिहास में या कह लो आप भारत के बारे में जब आप पढ़ते हो और उसको आप आज के कॉन्टेक्स्ट में देखते हो, आज के संदर्भ में अगर देखते हो, तो दिल्ली को भारत की राजधानी माना जाता है, या कह लो दिल्ली को भारत का राजनीतिक केंद्र भी एक तरीके से माना जाता है। लेकिन उस टाइम पे क्या कोई एक राजनीतिक केंद्र था? नहीं। सबसे पहले वहाँ पे पाटलिपुत्र, जो इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाती है क्योंकि ये मौर्य साम्राज्य की, पाटलिपुत्र जो है वो मौर्य साम्राज्य की राजधानी भी थी। ठीक है, उसके बाद तक्षशिला। तक्षशिला आपका ये अफगानिस्तान इस वाले रीजन में पड़ जाता है। ठीक है, उसके बाद उज्जैनी, तोसली, सुवर्णगिरी, ये 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे। ठीक है, अब आप ये देखो कि किसकी क्या विशेषता थी और केवल इन्हीं को 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र क्यों कहा गया है। सबसे पहले तक्षशिला और उज्जैनी, तक्षशिला और उज्जैनी लंबी दूरी वाले महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग पर स्थित थे, जबकि सुवर्णगिरी यानी कि आज की डेट का जो कर्नाटक है वो इम्पॉर्टेंट इसलिए था। सुवर्णगिरी इसलिए इम्पॉर्टेंट था क्योंकि यहाँ पे सोने की खान है। ठीक है, और तक्षशिला और उज्जैनी ये इसलिए इम्पॉर्टेंट था क्योंकि ये व्यापारिक मार्ग, अगर ये भारत का मैप है और ये गुजरात वाला रीजन है तो आप ये कह लो कि तक्षशिला ये इस साइड में पड़ता है। ठीक है, तो एक व्यापारिक मार्ग हो जाता है, लंबी दूरी। साम्राज्य के संचालन के लिए भूमि और नदियों दोनों का मार्ग से आवागमन बना रहना अत्यंत आवश्यक था। अब ऐसा नहीं है कि मौर्य साम्राज्य में जितने भी व्यापार होते थे वो सब के सब व्यापारिक मार्ग कह लें, वो सब के सब नदी मार्ग से संचालित होते थे, ऐसा नहीं है। वहाँ पे आवागमन के लिए, मौर्य साम्राज्य में व्यापार के आवागमन के लिए यानी कि व्यापार के संचालन के लिए 2 मार्ग थे। एक तो थे नदी मार्ग, ठीक है, एक तो था नदी मार्ग और दूसरा था पैदल मार्ग। ठीक है, नदी मार्ग और दूसरा था पैदल मार्ग। दोनों मार्ग जो थे वो बने हुए थे और दोनों मार्ग अपने अपने हिसाब से यूज़ होते थे। मतलब ऐसा नहीं है कि किसी एक चीज़ की ज़रूरत हो और वो चीज़ें अवेलेबल ना हो, होने को दोनों चीज़ें अवेलेबल थी। अब एक समिति और 6 उप समितियों का उल्लेख किया गया। अब ये कौन कौन सी समितियाँ थी और समिति का मतलब बेसिकली होता क्या है। इनमें से एक का काम नौसेना का संचालन करना था तो दूसरे का काम यातायात और खान पान का संचालन करना था। ठीक है, एक समिति और 6 उप समिति की बात हो रही है। अशोक ने अपने साम्राज्य को अखंड बनाने का प्रयास किया, ऐसा उसने धर्म के माध्यम से प्रचार किया था। अब यहाँ पे बात होती है सम्राट अशोक की, तो सम्राट अशोक ने मौर्य साम्राज्य को अखंड बनाने का बहुत कठिन प्रयास किया। और देखो, एक होते कि आप अपने साम्राज्य को कठिन बनाने का प्रयास करते हो, उसको स्ट्रॉन्ग बनाने का प्रयास करते हो, या तो आप युद्ध करके कर सकते हो, आपने लड़ाई लड़ी और अपने साम्राज्य का आपने विस्तार किया। दूसरी चीज़ ये भी हो सकती है कि आप उसको, एक तो होता है ना आप चीज़ों को नैतिकता से सुधारो, ठीक है, मोरालिटी से सुधारो, और एक होता है आप उसको डरा धमका के ये करो। किसी भी चीज़ को आप अपने कंट्रोल में अगर आप लेना चाहते हो तो उसके 2 सोर्स हैं। ठीक है, कंट्रोल में करने के 2 सोर्स हैं, एक तो है बल
और दूसरा है नैतिकता। लेकिन सम्राट अशोक ने जो अपना इतना बड़ा साम्राज्य बनाया था, तो क्या उसने वो बल के दम पे किया था? नहीं, उसका सारा फोकस नैतिकता पे था, और उसकी यही नैतिकता जो थी ये धम्म का पार्ट थी। धम्म से मतलब किसी के धर्म से नहीं है, बेसिकली अच्छे आचरण वाली एक विचारधारा, अच्छे व्यवहार वाली, अच्छे सोच वाली, मानवता को जो फॉलो करे, मानवता के ऊपर जो फोकस करे, एक ऐसी विचारधारा जो धम्म कहलाई। ठीक है, धम्म के प्रचार के लिए उसने धम्म महामात की नियुक्ति की। अब धम्म महामात होते कौन है? बेसिकली उसने एक नए पंथ की शुरुआत की थी, उसने एक नए धर्म की शुरुआत नहीं की थी, उसने एक नए पंथ की शुरुआत की थी, जिसके प्रचार प्रसार के लिए, अब जाहिर सी बात है, अब आप एक नया पंथ शुरू करो तो आप चाहते हो कि आपके साम्राज्य के सारे लोग उसको फॉलो करें। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसी विचारधारा, एक ऐसा पंथ है जो लोगों में नैतिकता लेकर आएगी, जो लोगों में मोरालिटी लेकर आएगी। और ये मोरालिटी लोगों तक पहुंचेगी कैसे? तो लोगों तक पहुंचाने के लिए आपको एक, कह लो ऑफिसर, कह लो एक किसी पर्सन की ज़रूरत होती है जो जगह जगह जाके उसका प्रचार करे। तो अशोक ने भी अपने धर्म के प्रचार के लिए एक ऑफिसर, कह लो आप आम भाषा में जिससे आपको समझ आ सके, उसने धम्म महामात की नियुक्ति की थी। ठीक है, अब बात आती है राजधर्म के नवीन सिद्धांत। दक्षिण के राजा और सरदार तमिलकम अर्थात तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश और केरल के कुछ हिस्सों में चोल, चेर और पांडे जैसे सरदारियों का उदय हुआ। दक्षिण भारत के इतिहास में जानकारी प्राप्त करने का सबसे बड़ा स्रोत तमिल संगम ग्रंथ है। अब ये तो बात होगी मौर्य साम्राज्य की। देखो, मौर्य साम्राज्य की अगर आप मौर्यन एम्पायर की बात करते हो, ठीक है, मौर्यन एम्पायर के बारे में अगर आपको जानना है तो उसका सबसे बड़ा सोर्स क्या होगा? उसका सबसे बड़ा सोर्स होगा, एक तो होगा अर्थशास्त्र और दूसरा होगा इंडिका, जो कि मेगास्थनीज ने लिखी थी। ठीक है, और मौर्यन एम्पायर कहाँ पर एग्जिस्ट करता है? ये एग्जिस्ट करता है नॉर्थ इंडिया में, यानी कि उत्तर भारत में। ये तो हो गई मौर्य एम्पायर की बात। अब बात करते हैं हम साउथ इंडिया की, यानी कि दक्षिण भारत के इतिहास की। साउथ इंडिया यानी कि दक्षिण भारत के इतिहास की अगर आप बात करें तो इसके बारे में जानकारी का सबसे अच्छा स्रोत या सबसे बड़ा स्रोत कह लो तो वो है तमिल ग्रंथ संगम, तमिल संगम ग्रंथ। ठीक है, अब देखो नॉर्थ इंडिया में यानी कि उत्तर भारत में राजा होते थे, सरदार होते थे, ठीक है, गणों के अध्यक्ष होते थे। लेकिन साउथ इंडिया में कौन कौन सी पोजीशन होती थी? क्या साउथ इंडिया में भी लोगों को इसी नाम से जाना जाता था? नहीं, साउथ इंडिया में तमिलनाडु अर्थात तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश और केरल के कुछ हिस्से में चोल, चेर, पांडे जैसे सरदारी। अब सरदारी का मतलब क्या होता है? यहाँ पे सरदारी का मतलब होता है हेड ऑफ अ ग्रुप, किसी भी ग्रुप का एक अध्यक्ष। ठीक है, यहाँ पे सरदारी से मतलब ये होता है। तो जैसे कि नॉर्थ इंडिया में, उत्तर भारत में, खासकर मगध एम्पायर में हर्यंक वंश, ठीक है, हर्यंक, शिशुनाग, नंद वंश, मौर्य वंश, ऐसे ऐसे वंशों का उदय हुआ। वैसे ही दक्षिण भारत में कौन कौन से वंश प्रमुख रूप से उभर कर आए? तो वो थे चोल, चेर और पांडे। ये प्रमुख वंश कह लो या प्रमुख ग्रुप कह लो जो दक्षिण भारत की राजनीति में मुख्य तौर पे उभर कर सामने आए थे। अब सरदार और सरदारी ये बेसिकली होते क्या हैं? सरदार समाज में एक शक्तिशाली व्यक्तित्व होता था, यानी कि किसी भी समाज में, फॉर एग्जाम्पल आप कह लो गरड़ियों का समाज, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे गडरियों का समाज है या चरवाहों का समाज है, तो हर समाज का एक न एक हेड होता है, एक न एक अध्यक्ष होता है। तो गरड़िया समाज का जो अध्यक्ष होगा वो वहाँ का सरदार कहलाएगा। ठीक है, तो वैसे सरदार जो थे समाज में एक शक्तिशाली व्यक्ति का नाम होता था, जिसका पद वंशानुगत भी हो सकता था और नहीं भी हो सकता था। अब ये डिपेंड करता है कि
जो जिस समाज का सरदार है, अगर गडरिया समाज का सरदार है और अगर वो ज़्यादा पावरफुल है तो ये अपनी गद्दी अपने बाद अपने आने वाले वंश को देगा, ठीक है। और अगर ये बहुत ज़्यादा लिबरल है और अगर ये सोचता है कि शासन का मौका सबको मिलना चाहिए, तो हो सकता है कि ये गद्दी जो है, ये जो कैपेबल जनता है उनको दे दे, ठीक है। उसको लोकतांत्रिक तरीके से, गणतांत्रिक तरीके से उसको आगे बढ़ाए। वो डिपेंड करता है सरदार की मेंटलिटी के ऊपर, उसकी अपनी नैतिकता के ऊपर। उनके कार्य क्या होते थे, तो विशेष अनुष्ठान का संचालन करना। अब देखो, ये जिस टाइम की बात हो रही है ना मौर्य साम्राज्य की, उस टाइम पे समाज में यज्ञ वगैरह बहुत ज़्यादा होते थे, ठीक है। तो अनुष्ठानों का संचालन करना, युद्ध के समय में नेतृत्व करना, चाहे किसी भी समाज का सरदार हो। पहले के टाइम पे युद्ध बहुत ज़्यादा होते थे। पहले के टाइम पे युद्ध कह लो, वॉर कह लो, ये बहुत ज़्यादा होते थे। और उसका नेतृत्व करने के लिए या तो सेनाध्यक्ष चाहिए होता था। अगर कोई राजा है, प्रॉपर किसी साम्राज्य का राजा है, अगर जैसे देखो कोई राजा है, उसके पास प्रॉपर सेना है, और सेना है तो सेना का अध्यक्ष भी होगा, ठीक है, सेना का अध्यक्ष भी होगा। लेकिन अगर कोई सरदार है, इसके पास कोई प्रॉपर आर्मी तो होती नहीं है, कोई स्थायी सेना तो होती नहीं है। अब जाहिर सी बात है, स्थायी सेना है नहीं, तो इसको सारे युद्धों का नेतृत्व, जितने भी वॉर होते हैं, जितने भी युद्ध होते हैं, इसका नेतृत्व इसको खुद ही करना होता था, ठीक है। तो इनका एक काम ये था कि युद्ध का नेतृत्व करना, विवाद अगर कहीं हो जाए तो मध्यस्थता की भूमिका निभाना। हर चीज़ जो है वॉर से नहीं सुलझाई जा सकती है, इनकी कोशिश रहती थी कि मध्यस्थता से चीज़ों को सुलझाया जा सके। अपने अधीन लोगों से भेंट लेना, समर्थकों से बात करना, सबसे मेन चीज़, इनका समाज जो था मातृसत्तात्मक था। अब अगर आप पहले के जितने भी एम्पायर को देखोगे तो मोस्टली उनमें पितृसत्तात्मक थे, यानी कि पैट्रियार्कल सोसाइटी, यानी कि जो पुरुषवादी विचारधारा पर आधारित होती है। लेकिन जो ये गडरियों का या कह लो ये जो सरदारों का समाज होता था, ये बेसिकली इनका जो समाज है मातृसत्तात्मक हुआ करता था, राइट। ये मातृसत्तात्मक चीज़ों को, उनकी विचारधारा को लेकर चलते थे। अब इनके समाज में राजा को लेकर क्या कॉन्सेप्ट था, ये राजा को क्या मानते थे, तो राजा को एक दैविक व्यक्ति मानते थे। इनके लिए जो राजा है वो एक दैविक व्यक्ति है, ठीक है। प्राचीन काल में कुछ राजा समाज में अपनी लोकप्रियता, सर्वोच्चता को बढ़ाने के लिए अपनी छवि को स्थानीय देवी देवता के साथ जोड़ते थे, इसलिए उन्हें दैविक राजा कहा जाने लगा। अब देखो, अगर आप देखोगे कि अंग्रेज़ों में जितने भी उनके कह लो आप वो उनके मिनिस्टर्स रहे, वो अपने नाम के साथ एक वर्ड जोड़ते थे, लॉर्ड। लॉर्ड मतलब होता है भगवान। जब अंग्रेज़ भारत में आए ना, तो उन्होंने एक चीज़ नोटिस करी कि इंडियंस जो है ना, इंडियंस के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उनके भगवान। उन्होंने ये चीज़ नोटिस की कि इंडियंस के लिए अगर कोई सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है तो वो है उनका भगवान, ठीक है। और अगर उन्हें भगवान के तुल्य उन्हें उतनी ही इज्जत चाहिए जितनी कि इंडियंस अपने भगवान को देते हैं, तो उन्होंने अपने नाम क्या किया, लॉर्ड वर्ड लगाना शुरू कर दिया। लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, ठीक है। इस तरीके से उन्होंने अपने नाम के साथ लॉर्ड लगाना शुरू कर दिया ताकि इंडियंस उन्हें भगवान के बराबर इज्जत दे सके। कुषाण वंश की अगर हम बात करते तो मध्य एशिया से लेकर पश्चिम उत्तर भारत तक शासन किया। ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्वेश्चन आ सकता है कि कुषाणों का शासन किस हिस्से में रहा है। लगभग प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व से प्रथम शताब्दी ईस्वी तक शासन किया। कुषाण वंश के इतिहास की रचना अभिलेखों और साहित्यों के प्रसारों के माध्यम से की गई है। कुषाण अपने आप को देवतुल्य प्रस्तुत करने के लिए कौन सी नीति अपनाते थे। अब जाहिर सी बात है, हर राजा चाहता था कि उसको उतनी ही इज्जत मिले सोसाइटी में। कोई भी जो राजा था वो चाहता था कि उसको उतनी ही इज्जत मिले जितनी कि भगवानों को मिलती है, ठीक है। और इसलिए उन्होंने अपने आप को, अपने नाम को भगवान के नाम के साथ जोड़ के एसोसिएट करने का प्रयास किया। विशालकाय मूर्तियों का निर्माण करवाया। उन्होंने सोचा कि भगवानों की इतनी बड़ी बड़ी मूर्तियां हैं तो हम भी अपने शासकों की बड़ी बड़ी मूर्तियां बनवाते। तो राजा ने अपनी विशालकाय मूर्तियां बनवाई। फॉर एग्जाम्पल उत्तर प्रदेश के मथुरा वाले एरिया अगर आप देखते हो तो वहाँ पे देव स्थान पर कुषाण शासकों की बहुत विशाल मूर्तियाँ लगाई गई थी।
ठीक है। देवपुत्र की उपाधि का प्रयोग, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है कि कुषाण वंश के शासक किस उपाधि का प्रयोग करते थे, तो बेसिकली ये देवपुत्र की उपाधि का प्रयोग करते थे। हाँ, लेकिन इनका और इनके प्रजा के बीच में संबंध कुछ अच्छे नहीं थे। ये बेसिकली राजा और प्रजा के बीच जो है संबंध वो हमेशा तनावपूर्ण ही रहे हैं।